नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत। इस समय आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम महापंचायत। हरियाणा जल रहा है, रोहतक की स्थिति खराब है, कुरुक्षेत्र फिर से रण क्षेत्र बना हुआ है। सामने से दिख रहा है कि सब कुछ जाट वर्ग को आरक्षण देने के लिए हो रहा है। सड़कें बंद है, शहर के अंदर घुस नहीं सकते और शहर के अंदर के हालात जो अब छन छन कर आ रहे हैं वो दहला देने वाले हैं। दुकानें लूटी गई हैं, उसके साथ साथ घरों को आग लगा दिया गया है। अब तक 20-21 लोगों की मौत हो चुकी है और खास बात ये कि ये मौतें पुलिस या सेना की गोली से नहीं हुई है। सिर्फ 4 लोगों की मौत पुलिस और जो वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं उनकी गोली से हुई है। बाकी सब लोग आपसी संघर्ष में मारे गए हैं। आखिरकार आरक्षण का यह मुद्दा अचानक इतना गर्म क्यों हो गया? आज महापंचायत इसी विषय पर। महापंचायत में एक बार फिर स्वागत। मैं बता दूं कि आज हम इस पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या हो गया अचानक। 2 समुदाय 3 समुदाय मिलकर लड़ रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, घर उजाड़े जा रहे हैं। आखिरकार यह सब क्यों हुआ? हरियाणा जो हमेशा शांत रहता था वहां यह क्यों हो रहा है? जाट आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया? इसके पहले भी आरक्षण के मुद्दे पर कई बार सड़क बंद किए गए, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि शहर के अंदर, कस्बों के अंदर दंगे हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, लूटी जा रही हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि ये आंदोलनकारी और वो लोग ही नहीं हैं जो जिन्हें आरक्षण के समर्थन में सड़कों पर देखा जा रहा है। उसके पीछे से शायद कोई और वर्ग भी सक्रिय हो गया है। इस महापंचायत में शामिल हैं बीजेपी की उत्तर प्रदेश की नेता अनिला सिंह, उसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड राज कादियान, और हमारे साथ हैं जाट आरक्षण समिति के उत्तर प्रदेश के महासचिव श्री MP सिंह कोरिया। इसके साथ साथ हमसे जुड़ रहे हैं पंजाब के पूर्व DGP शशिकांत और उनके साथ साथ कांग्रेस के राजीव त्यागी, और हमेशा की तरह आम जनता और खासकर तौर पर युवा वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी इस महाबहस में भाग लेंगे। लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले हरियाणा की ताजा स्थिति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आरक्षण की एक बार फिर मांग, धरना, प्रदर्शन, हंगामा और उपद्रव, इस सब के बीच बदस्तूर जारी राजनीति। जाट आंदोलन खत्म हो गया, 21 की जान चली गई, 34,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। लेकिन ये आंदोलन इन आंकड़ों से अलग बहुत कुछ और छोड़ गया, जिसका असर अरसे तक रहेगा। समाज बढ़ गया, दिलों के बीच लकीरें खिंच गई, जाति की पहचान और गहराई के साथ उभरकर सामने आई। आरक्षण मांगने वालों का एक खेमा बन गया, विरोध करने वालों का दूसरा। घर जलाए गए, धंधों को बर्बाद कर दिया गया। ऐसे जख्मों के आंकड़े दर्ज नहीं होंगे, लेकिन दिलों में मलाल इन्हीं का ज्यादा गहरा रहेगा। हरियाणा में बंद पड़े रास्ते खुलने लगे, CM और 2 मंत्री दिल्ली तलब किए गए। जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहले दर्द देने और फिर मरहम का ये सिलसिला भी पुराना है।
पता नहीं बेहतरी के लिए आरक्षण का इस्तेमाल कब होगा। बंद पड़े स्कूल और कॉलेज कई बच्चों के भविष्य पर सवाल या निशान जरूर लगा गए। बच्चों का फन पार्क चला दिया गया। किस तरह से पूरे इलाके को बंधक बना लिया गया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ठीक सामने उसका एक नजारा है। ये एक फन पार्क है जो कि सोनीपत हाईवे पे पड़ता है, नेशनल हाईवे पे पड़ता है। जुरासिक पार्क के नाम से ये पूरा का पूरा फन पार्क यहाँ पर बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी। कई लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची होगी, गेट पर पहुंच गई होगी। आसपास पुलिस का कोई नामो निशान नहीं, सुरक्षा एजेंसियों में से किसी का कोई नामो निशान नहीं, और ठीक गेट पर ही आकर आगजनी कर दी गई। प्रदर्शनकारी कहीं पुलिस से भिड़े तो कहीं सेना का रास्ता रोकते रहे। एसोचैम के मुताबिक 21 फरवरी तक ही करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका था और ये आंकड़ा अब 34,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। पूरे राज्य में रोजगार और धंधे प्रभावित रहे। सबसे ज्यादा असर रोहतक पर पड़ा। उत्तर रेलवे को भी 200 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। 1,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां या तो कैंसिल करनी पड़ी या फिर उनके रूट्स बदलने पड़े, और इन सब से 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर बुरी तरह परेशान हुए। मंत्री समेत कुछ और नेताओं के घर भी निशाना बने। आंदोलन का असर दिल्ली तक पहुंचा। मुनक नहर का पानी रुका। दिल्ली के 70% इलाके में कहीं कम तो कहीं ज्यादा पानी की किल्लत रही। मौके की ताक में बैठी एयरलाइंस कंपनियों की चांदी हो गई। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हवाई किराया 15,000 रुपए तक जा पहुंचा। सरकार ने पहले तो आंदोलन को हल्के में लिया, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो कहा गया कि बात करे भी तो किससे? आंदोलन का कोई नेता भी तो नजर नहीं आ रहा। आखिरकार रास्ता निकाला गया। हरियाणा विधानसभा के अगले सत्र में रिजर्वेशन के लिए बिल लाने की बात कही गई। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। रिजर्वेशन के लिए बिल लाया जाएगा, लेकिन अब तक जो हरियाणा में नुकसान हुआ है, एसोचैम का अनुमान है कि करीब करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वो चाहे सरकारी दफ्तर जो जलाए गए हैं, बसें जलाई गई हैं उसके रूप में हो, दुकानों के रूप में हो, या फिर आम वाणिज्य जो ठप पड़ गया है उसके चलते हो। अब पहला सवाल आरक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि ये हिंसा क्यों हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं? क्या आरक्षण समर्थकों के पीछे से कोई और भी एक्टिव है? क्या मकसद है उसका जो इन चीजों में शामिल हो रहे हैं? अनिला जी, क्या लगता है आपको कि ये जिस तरह से हिंसा हुई है, आंदोलन एक अलग चीज है, कुछ लोग जाटों को आरक्षण देने की मांग को लेकर सड़कों को बंद कर रहे हैं, प्रदर्शन धरना, ये हमारा अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ जो दुकानें लूटी जा रही हैं और जो जिस तरह से गाड़ियां जलाई जा रही हैं, वो क्या लगता है? देखिए शैलेश जी, जो जाट है वो आंदोलन पिछले 7 साल से कर रहा है हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर। ये पहली दफा ऐसे नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार से पूरा हरियाणा जलाया गया है, तो डेफिनेटली ये जांच का विषय है कि ये कौन से असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये तांडव रचा और आग में पूरा हरियाणा जला। पूरा जिस प्रकार से आपने बताया है, बीजेपी की सरकार है वहां, आखिरकार वो चुप क्यों बैठे रहे? जब वो सड़क पे जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, उनको तो वहां करते, उनको आंदोलन करने दे सकते थे, लेकिन शहरों को जब जलाया जा रहा था, मकान जलाए जा रहे थे और दुकानें लूटी जा रही थी, चुन चुन करके, अब रिपोर्ट आएगी क्योंकि अभी तक सड़कें बंद थी तो अंदर की खबर बाहर और बाहर की खबर अंदर नहीं हो रही थी, लेकिन शायद अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स आएंगी कि भारी नुकसान हुआ है, दुकानें खूब जम के लूटी और जलाई गई हैं। तो सरकार और पुलिस इस मोर्चे पर क्यों पिछड़ गई? नहीं, मैं यहाँ पर आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं होंगी कि कोई भी प्रदेश हो या कोई भी देश हो, जब इस प्रकार के हालात खड़े हो जाते हैं तो जो सरकार हो, शासन प्रशासन जो है वो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठता है। और यहाँ पर भी जो प्रशासन और शासन था बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ था। पर आपको भी पता है 50 से ऊपर तुरंत सीआरपीएफ की जो बटालियन भी वहाँ पर पहुँच गई थी, लोकल पुलिस के अलावा। पर यह है कि अगर जब आप कार्रवाई करते हो तो बहुत सोच समझ के कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो दंगाई हैं वो तो दंगा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब अगर गोली इधर से भी चल जाती है, अगर मैं पुलिस की तरफ से या फौज की तरफ से, तो हो सकता है कि जान का नुकसान ज्यादा हो जाए। तो ये सोचते हुए कि जान का नुकसान ज्यादा ना हो, उस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। कम से कम 16 लोग ऐसे मारे गए हैं
जिनको पुलिस की गोली नहीं लगी है, जो 21 लोगों के मारे जाने की जी। बात है, उसमें पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ वगैरह जो हम कहते हैं उनकी गोली नहीं लगी है। मैं इस पर यही आपसे challenge आगे है। भी बातचीत करूंगा, यही मैं लेकिन कहना हमारे चाह साथ रही हूं। कांग्रेस के राजीव त्यागी जी मौजूद हैं। राजीव जी, आप जो कुछ हुआ हरियाणा में उसको किस रूप में देखते हैं? एक आरोप बीजेपी की तरफ से यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस उकसा रही थी, लोगों को भड़का रही थी। देखिए शैलेश जी, मैं बहुत दुखी मन से एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का प्रवक्ता होने से पहले मैं भारतीय हूँ, और भारतीय होने के नाते भी एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि हिंसा का स्थान प्रजातंत्र में कहीं नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी आंदोलन को चलाते टाइम हिंसा नहीं करनी चाहिए। रही बात आरक्षण का जो विषय है, जो हरियाणा से लेकर के अब राजस्थान से लेकर के हमने कापू समुदाय का आरक्षण की एक आंदोलन देखा आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा हमने और अन्य जगहों पर भी आरक्षण के मामले देखे। उसमें मेरा कहना यह है कि जब आप वादे करते हैं तो आपको उन वादों को पूरा करना चाहिए। और आज आरक्षण के विषय पे निश्चित रूप से जिस तरह से हिंसा हुई और जो एसोचैम का अनुमान है कि 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई है, तो इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो मेरी तो सिर्फ यही प्रार्थना है, जो भी लोग बाग इस आंदोलन को कर रहे हैं वो हिंसा ना करें और बातचीत से इसका सर्वमान्य हल निकालें। आपने एक क्योंकि सरकार सवाल को हरियाणा में भारतीय जनता आपने पार्टी की है, मेरे एक केंद्र सवाल में- को टाल दिया जानबूझ करके लगता है, और सवाल मैंने ये किया था कि आरोप ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हिंसा के पीछे कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो 18 महीने से हम आरोप ही तो झेल रहे हैं मोदी सरकार के कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। और मोदी सरकार अगर इतनी अकर्मण्य है तो उसको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, और हम 45 लोगों के साथ भी देश चला करके दिखा देंगे कि देश कैसे चलता है। लेकिन ये जो आरोप लगाना कि सब कांग्रेस पार्टी का कहीं कि इसमें कोई हाथ है, तो मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं भी किसी भी विषय पे कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश में इस तरह के आंदोलन को हवा देने का काम किया है। राजीव जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, अनिला जी आपके पास भी आ रहा हूं, और हमारे साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत जी मौजूद हैं। शशिकांत जी, ये जो कुछ हरियाणा में हो रहा है, आप उसको किस रूप में देखते हैं? आखिरकार स्थितियां इतनी भयानक क्यों हो गई? शहर के कई कई हिस्से, कस्बे जला दिए गए, और आपसी विवाद में ज्यादा लोग मारे गए, न कि इस बार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलियों से। देखिए सर, पहले तो मैं कहना चाहूंगा मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हरियाणा की जो स्थिति है, इससे मैं दोष देता हूं वहां की सरकार को, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को, जिनके पास कोई एंटीसिपेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, और साथ में दोष देता हूं जितनी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां बैठे हैं, उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, कानों को बहुत ही मधुर लग रहा है कि सब लोग राष्ट्रीय हित की और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। पर इन सब लोगों से जो यहां बैठे हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा, और जो आपके पास ऑडियंस है उनसे भी कहना चाहूंगा, एक बार अपने अंदर देख के ईमानदारी से बात करें, ईमानदारी से सोचें, क्या इस सब चीज को भड़काने में या इस आग को और तेज करने में चाहे ए पार्टी है, चाहे बी पार्टी है, हरियाणा की सरकार है, हरियाणा के पुलिस है, क्या इन सब का दोष नहीं है? अगर इनके बीच में कोई समझते हैं कि इनके दे हैव सम कॉन्शियस, तो उसको अपने आप को एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके देखें। ये मधुर मधुर बातें हम लोग लगातार सुनते चले आ रहे हैं और आगे भी सुनते जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि कहीं ना कहीं से सरकार और प्रशासन का फेल्योर है। राज कादियान जी, ये आंदोलन तो बहुत दिनों से चल रहा था, हरियाणा में इसके पहले भी हुआ, इतना ज्यादा हिंसक रूप इसने आखिरकार क्यों ले लिया? देखिए, जो भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं वो पूरे तरीके से निंदाजनक हैं, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन बताएगी किसने गलतियां की हैं, उनको सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन एक दो बातें स्पष्ट हैं। नंबर 1 कि इस हिंसा का, इस गुस्से का स्पार्क कहाँ से आया? वो एक सांसद की स्टेटमेंट जो थी, उन्होंने पूरे समुदाय के खिलाफ बुरे शब्द इस्तेमाल किए थे, जो दोहरा भी नहीं सकते हम यहाँ पर, और उससे गुस्सा पैदा हुआ है। तो शुरू में वायलेंस नहीं थी, 15 से शुरू, 18 से शुरू हुई है वो, और वो कई महीनों से बातें कर रहे थे। उसको
मैं समझता हूं प्रशासन का काम था उसको रोके, पार्टी का काम था उसको रोका जाए, वो रोका नहीं गया, उससे भी बुरा संकेत जाता है। बाकी आप देख ही रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आपने बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि एक सांसद लगातार एक वर्ग के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे और उसने भी इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने का और हिंसक रूप देने का काम किया। शायद लोगों को ऐसा लग रहा है। हम आरक्षण का जो मूल मुद्दा है उस पर आते हैं। आरक्षण के मूल मुद्दे पर बातचीत के पहले संविधान में आरक्षण का क्या प्रावधान है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं इस दस्तावेज से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की थी। बाद में 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 90 के बाद कई और जातियों को जिनका जिक्र मंडल कमीशन में नहीं था या किसी एक राज्य के लिए था, दूसरे राज्य के लिए नहीं था, उनको भी शामिल किया गया। और अगर हम इतिहास देखने की कोशिश करें तो जिन जिन राज्यों में जाट आबादी है वो कोई 10 साल से ये मांग कर रहे हैं कि उनके वर्ग को भी उसमें शामिल किया जाए। मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से पहले पूरिया जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि संविधान साफ साफ कहता है कि शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और इसी आधार पर दलितों को आरक्षण दिया गया, इसी आधार पर जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको दिया गया, ओबीसी की कुछ जातियों को भी इसमें शामिल किया गया। तो लोगों को जो लगता है बाहर से देखकर कि जाट आमतौर पर शैक्षिक रूप से काफी विकसित हैं, इसके अलावा सामाजिक तौर पर कोई गैर बराबरी उनके साथ नहीं दिखती है और इसलिए कई सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जाट को आरक्षण क्यों। शैलेश जी, पहले तो मैं इस घटना को इसकी निंदा करता हूं और ये आपने अभी कमीशन मंडल का जो बताया है 90 के दशक में कमीशन मंडल में जाट जाति को सम्मिलित किया गया है उसमें, लेकिन 23-24 वर्षों से जो हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, जब कमीशन मंडल की रिपोर्ट में जहाँ जहाँ जाट जिन राज्यों में बसते हैं उनके सर्वे करने के बाद में कमीशन मंडल की रिपोर्ट में लिखा गया कि जाट जाति जो किसान, पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि ओबीसी में क्रीमी लेयर आता है, क्रीमी लेयर में जाट जाति को उसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया है। लेकिन और इस भेदभाव के कारण 23-24 वर्षों से ये आंदोलन भी कर रहे हैं हम 8 सालों से। इन भेदभाव के कारण ही जो आज स्थिति हुई है हरियाणा में, करीब हम 8 सालों से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन हमने हरियाणा, यूपी, राजस्थान में भी 2 जिले बचे हुए हैं, एमपी में भी किया है, पंजाब में भी किया है, कहीं भी अहिंसक घटना नहीं हुई। हरियाणा में इससे पहले भी हुए हैं, वहाँ भी एक घटना हुई थी जिसके जिम्मेदार पहली सरकार का एसएसपी जो वहाँ पुलिस का ऑफिसर जिस जिले का है, उसी ने ही अपनी पिस्टल से एक जाट समाज के बच्चे को गोली मारी थी। उससे आक्रोशित होकर वहां के लोगों ने उस भीड़ पे ये इस कुछ बार उपद्रवी उसमें मिल गए, गया? आगे उन्होंने घटना करी। और हरियाणा की इस घटना में देखो, मैं आरक्षण के कानूनी पहलुओं पे आपको बता दूं, कानूनी पहलू नेट पे भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और पढ़े लिखे विद्वानों के पास, सबके पास है। लेकिन आज जो मुद्दा है, आज का मुद्दा जो है वो हरियाणा में जो ये नुकसान हुआ है जन धन का और भाईचारे का। जन धन की हानि तो जो जन है वो चला गया, धन है उसको कमा लेंगे, लेकिन जो भाईचारे को बिगाड़ने का कार्य किया गया है, जो इसके दोषी है, इस आग को भड़काने के दोषी है और इस आग को भड़काने की मुख्य भूमिका निभाने वाले राजकुमार सैनी जी, भाजपा के कुरुक्षेत्र के सांसद, उन पे लगाम नहीं कसी गई। पिछले 1 साल से ओबीसी ब्रिगेड बना दी, कभी वो डंडों से, कभी हमारी जमीन छीनने की बात करता है, कभी डंडों से ट्रैक खाली कराने की बात करता है। और आज भी बैठा हुआ कहीं विशाखापट्टनम में कहीं बैठा है, मैं अभी भी टीवी देख के आया हूं, आज भी कह रहा है कि ये जो मैं इस पे कोई माफी नहीं मांगूंगा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उस पर भाजपा का कोई दबाव ही नहीं है। वहां की सरकार फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है।
फेलियर सारा था। फेलियर था, फेलियर के कारण हुआ है, सरकार का फेलियर आप मानते हैं। आप सवाल पूछना चाह रहे थे। सर, मेरा जी, सवाल आप ही से था। सर, आपने कहा कि हमारे साथ गलत किया गया, हमारे साथ किसने गलत किया? आप पहले ये स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि आप ही के लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, आप ही से compete करते हैं, हम सब आपस में ही compete करते हैं, लेकिन आपके साथ किसने किया ये पहले आप स्पेसिफाई कीजिए। मैं बेटा आपसे एक बात बता दूं कि ये पॉलिटिशियनों ने हमारे साथ जो साजिश हुई है ये राजनीतिज्ञों के थ्रू हुई है। मैं इसमें जो पहली सरकार के राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ आए हैं, आज वो बता रहे हैं कम से कम इन 23-23.5 सालों में, 23-24 सालों में, पहले कांग्रेस ही वहाँ बैठी थी, कांग्रेस ही वहाँ बैठी थी। इन लोगों ने भी वही काम किया और आज की सरकार जो बैठी है उन्होंने भी वही काम किया। इस मुद्दे को उलझाने वाली ये सरकारें हैं, न कि हमारा कोई समाज। किया है तो ये सब जितने आंदोलन हो रहे हैं, जिसका ये हिंसक आंदोलन जो हो रहे हैं, उसका खामियाजा जनता क्यों भुगत रही है? इसका खामियाजा फिर सरकार भुगते ना। हाँ, ये तो असर हम पर पड़ रहा है ना। अहिंसा का फैलाने का कार्य, हिंसा फैलाने का कार्य जाट समाज की कौम ने नहीं किया। इससे पहले भी हम आंदोलन 8 सालों से करते हुए आ रहे हैं। इसमें राज्य सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर है, वहाँ के पॉलिटिक्स लोगों ने जो आग लगाई है, वहाँ की सरकारों ने इस पर बिल्कुल तत्परता से और निगाह से नहीं देखे गया। बेलगाम लोग जो पहले बयानबाजी करते रहे, आक्रोशित करते रहे, उन लोगों की वजह से फैला। ये काम सरकार का, शासन प्रशासन का है कि यहाँ से इसमें राज्य में क्या हो रहा है। सरकार का फेलियर आपको दिखता है। विनोद अग्निहोत्री जी, हम आपके पास फिर आएंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, स्थितियां अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आंदोलन एक तरफ, दो हिस्से बन गए इसके। एक जो आंदोलनकारी सड़कों पर सड़क रोक रहे थे, रेल रोक रहे थे, हाईवे रोक रहे थे, वो एक हिस्से में आ गए, और दूसरे हिस्से में शहर के अंदर समुदायों के बीच में विवाद शुरू हो गया, घर जलाए गए। ये कैसे हो रहा है? जी 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 जी, एक मिनट, आप एक मिनट, मैं आपकी बात काटूंगा जी। शैलेश जी, इसमें अहम भूमिका, बैठे रहे, बैठे रहे। इसमें जो अहम भूमिका शैलेश जी की रही, जिन्होंने जाटों को मरवाया, उल्टा सुल्टा बात बताई गई, उसने ही अपने आदमी भेजे, और जो दुकान में लूटपाट करवाई वो सिर्फ शैलेश जी के द्वारा कराई गई। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो भेज लीजिए, वहां कोई भी चीज चेक करा लीजिए। अगर जाट के घर में एक सामान भी मिल जाए, हम राजनीतिक क्या, हम जाट अपनी सब कुछ छोड़ देंगे। चलिए ठीक है। सर, इसमें लूटपाट भी आपने वाल्मीकियों का हाथ रहा है, पहले भी एक बार केस हो चुका है। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, जिन्होंने इस पर नजर रखी है। विनोद जी, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो सामाजिक और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति है वो है। दरअसल हरियाणा को जाट बनाम गैर जाट की राजनीति में बांटने का जो खेल है ये वो है। पिछले 15 साल से वहां जाट मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, 10 साल जो है ये रहे हुड्डा जी, और कांग्रेस के पास भी जाटों का एक बड़ा वोट था, और इनेलो वहां बड़ी पार्टी थी। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो उसने सबको साथ लेने की बात की, लेकिन उनके कुछ नेताओं के नेतृत्व में यह है कि शायद पहली बार गैर जाट मुख्यमंत्री उन्होंने दिया, खट्टर साहब को, पंजाबी समुदाय से। वहां भजन लाल जी मुख्यमंत्री पहले रहे हैं, और वो भी जाट नहीं थे। वही मैं कह रहा हूं, वो चूंकि लंबा समय हो गया ना, 20 साल हो गए ऑलमोस्ट भजन लाल जी के बाद, तो पूरे उसको जो है जातीय ध्रुवीकरण में कांग्रेस और इनेलो की कोशिश थी कि जाटों को ध्रुवीकृत करके अपने साथ ले, और भाजपा की कोशिश रही कि गैर जाटों को ध्रुवीकृत अपने साथ ले। सैनी जी के बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये वाजिब सवाल है। अब तो शुरू कर दिया है, पार्टी ने उनको नोटिस दिया है, उनसे सफाई मांगी जा रही है। जिस तरह से ये लोग, इनका गुस्सा अपनी जगह है सही। मैं आपको उदाहरण देता हूं शैलेश जी, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लाखों लोग दिल्ली भी आए और मेरठ भी बैठे, और सारे मैक्सिमम उसमें जाट ही थे, कहीं कोई हिंसा नहीं होती थी, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी। वो किसान आंदोलन था, जात आरक्षण के लिए नहीं था। निश्चित तौर पर नेतृत्व स्ट्रांग था। मैंने तो सारे कवर किए हैं। इस बार ये पूरा लीडरलेस हो गया। नेतृत्व की महत्वपूर्ण समस्या रही, और सरकार भी कहती रही कि इस बार आंदोलन का कोई नेता ही नहीं, हम बात करें तो आखिरकार किससे बात करें। अनिला जी, आखिरकार सरकार इस स्तर तक क्यों फेल हो गई कि उसको किससे बात करें ये समझ में नहीं आ रहा था। जी जी जी, रुकिए, आपके पास आएंगे हम। जी देखिए शैलेश जी, जो अभी विनोद जी ने भी कहा और हमारे MP सिंह साहब ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आज जो कांग्रेस बैठ के प्रवचन दे रही है, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार की बाइट और
जो क्लिपिंग्स चल रही हैं सबको पता है, और किसके कौन ये वहाँ पे साजिश का एक मेजर हिस्सा था, यहाँ पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा समाज और पूरा देश देख रहा है और सुन रहा है उसको। और ये कांग्रेस ही है जिसने 2014 में आनन फानन में कैबिनेट से ये पास करवाया था कि जाटों को आरक्षण दे दिया जाए केंद्र में। कांग्रेस और आरएलडी को भी अच्छी तरीके से पता था और हम सबको अच्छी तरीके से पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा 100% और ये निरस्त हो जाएगा। परंतु वोट बैंक की राजनीति खेलने के लिए जाट भोला जरूर होता है पर उसे मूर्ख नहीं समझाया जाए। और जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं जाटों पे कि जाटों ने कत्लेआम कर दिया, जाटों ने ये जला दिया, जी जाटों का ये चरित्र नहीं होता है। जाट वो होता है जो सरहद पे जाके रक्षा करता है देश की। आज जाटों को बदनाम करने का काम जो कर रही है वो सारा का सारा दोष मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, परंतु इस समाज का एक हिस्सा भी हूँ। मैं पूरा दोष जो हूँ कांग्रेस को लगाती हूँ। और जब अभी राजीव जी जो बोल रहे हैं ये कि मार्च में चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, फिर पेटिशन भी रिव्यू पेटिशन वो भी रिजेक्ट हो गई थी, तो मैं इनको इतना भी बताना चाहूंगी कि जब केस हुआ था मार्च में सुप्रीम कोर्ट से जब रिजेक्ट हो गया था और अगस्त में जब पूरा चल रहा था तो 8 रिट पड़ी थी। 8 में से 7 जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने इस रिजर्वेशन के फेवर में डाली थी और एक कांग्रेस की तरफ से आई थी। तो कांग्रेस जो है बिल्कुल कभी भी नहीं चाह रही थी कि जाटों को आरक्षण मिले। ये बिल्कुल आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं आप। कांग्रेस ने तो आरक्षण के लिए बोला था, उन्होंने अर्जी दी थी, उन्होंने 2014 में पास भी करवा लिया था। नहीं मैं आपको बेटा वही बता रही हूँ। लेकिन बीजेपी आरक्षण होता है ना, सुप्रीम कोर्ट को फिर से बीजेपी ने भी बोला था, बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि इस पे आप दोबारा एक बार पढ़े, इसके आरक्षण मिलना चाहिए। पिटीशन बोलते हैं उसको बेटा, रिव्यू पिटीशन डाली थी वो रिजेक्ट फिर से हो गई थी। ये जो तो यूपीए सरकार कांग्रेस का तो आप नहीं कह सकते ना आप कि कांग्रेस ने किया था, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते। नहीं कांग्रेस ने दिया था, यूपीए सरकार ने और आरएलडी ने मिलकर, जिसको मैं आरएलडी इसलिए खासतौर से कहती हूँ क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अपने आप को जाटों का नेता दिखाते हैं, परंतु जाटों के लिए वो कितना कार्य करते हैं ये सिंह साहब भी बैठे हैं जानते होंगे। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम सामाजिक संगठन से बंधे हुए हैं, आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। इसलिए आरएलडी का विशेषकर यहाँ पे नाम जरूर लेना चाहती हूँ। इन्होंने कैबिनेट में पास करवाया था, इस प्रकार से आरक्षण नहीं दिया जाता है। और ये बड़ी ताज्जुब की बात हमेशा बीजेपी कहती रही है कि जो 9 स्टेट्स में जाट आरक्षण मिला हुआ है, सड़क के इस पार, अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करती हूँ कि सड़क के इस पार तो आरक्षण मिला हुआ है और सड़क के उस पार जाके जाटों को आरक्षण नहीं मिलता है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार सीकर में यह कहा था कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये वो पार्टी है कि जाटों के आरक्षण के फेवर में रही है। और सबसे बड़ी बात वीपी सिंह ने कहा था, अनिला जी, उसके पहले 90-91 में वीपी सिंह ने कहा था कि जाटों को मिलना चाहिए, हम लोग उसके गवाह हैं। अटल जी ने बात कहा होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी, अच्छा एक चीज और बोल दूं, एक चीज और बोल देती हूँ। और यहाँ केवल बेटा जाटों का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, हमेशा से ये कहती रही है कि समाज में जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और इसमें अगर कोई राजनीति खेलता है तो वो कांग्रेस खेलती है। और आप देख लो किस प्रकार से गुजरात में इन लोगों ने माहौल खराब कराया और अब हरियाणा में कराया। आपका सीधा आरोप कांग्रेस पर है और इसलिए कांग्रेस के राजीव त्यागी जी हैं हमारे साथ में। एक छोटी सी टिप्पणी उनकी और फिर उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी। शैलेश जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि आपने अनिल जी को करीब 3.5 मिनट दिए, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे दीजिए। अच्छा ठीक है। मैं इसमें कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल पोल खोल अभियान रखूंगा भारतीय जनता पार्टी की। पोल खोल अभियान इसलिए कि 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर के सीकर में एक रैली की और कहा कि जाटों का आरक्षण हम राजस्थान में देने का काम करेंगे, लेकिन भरतपुर के जाटों को नहीं देंगे। और 2-3 उन्होंने जिले छोड़ दिए राजस्थान के, और यहां से बात शुरू होती है। 2004 तक उनकी सरकार रही, कोई प्रयास नहीं किया गया। अब 2004 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, उसने जाटों को आरक्षण देने के लिए मना कर दिया कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जाकर के आरक्षण देने का काम किया और आरक्षण दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार ठीक से पैरवी करती, जो कि 2015 के मार्च में निर्णय आया है, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। उसका देखिए रीजन है उसके पीछे। उसके पीछे रीजन ये है कि मोदी सरकार लगातार लोगों से बात कर रही थी और ये बिल्कुल आश्वस्त कर रही थी कि हम जाटों का आरक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने कहीं भी कोई प्रयास ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से लगे कि सरकार गंभीर है, जिसकी वजह से आंदोलनकारी सड़कों पे आए। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा
कि जाटों के आरक्षण के अलावा कापू समुदाय आरक्षण की मांग करता आंध्र प्रदेश। राजीव जी, पहले मैं जाटों पे आपको वापस लेकर आ जाती हूँ। कापू को आप बाद में डिस्कस करना। 12 अगस्त को जब और राजस्थान में गुर्जर समुदाय करना है, लेकिन आप आरक्षण देखिए उसका वाइडर प्रोस्पेक्ट देखेंगे, 7 जो थी वाइडर प्रोस्पेक्ट अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर आप पैरवी करते तो ये होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगर पैरवी करते और कांग्रेस का आरोप देने की बजाय पैरवी कर रहे तो ये सब होता ही नहीं। 35,000 करोड़ रुपए कायदे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वसूल करने चाहिए। राजकुमार सैनी की जब दिव्या पे अगर आप कंट्रोल करते और उनको शो कॉज नोटिस आज से 1 साल पहले भेज देते तो ये होता ही नहीं। जब जातीय टिप्पणी करते हैं और कहा गया है, बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रही हूँ कि राजकुमार सैनी जैसे जो लोग हैं वो समाज में टिप्पणी करेंगे लोगों पे, भेदभाव पैदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग देश में यहाँ पे हम उनकी प्रशंसा नहीं, हम उनकी निंदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। राजीव जी एक मुद्दा ऐसा है जिस पे आप दोनों लोग लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं, एक सांसद के बारे में कि उन्होंने जो बयान दिया वो सही नहीं है। 80 लाख मैट्रिक टन फूड प्रोडक्शन घट गया है देश में। अब मैं राजू जी इस पर मैं आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा राजू जी, लेकिन जी मैं इस मुद्दे पर आने से पहले एक हमारा जो सैनिक, एक फौजी, एक नौजवान 23 साल का एक जवान बच्चा जो सीमा पर तैनात था जब आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा था, एक युवा सैनिक पवन कुमार जाट थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी एक टिप्पणी को यहां रखना बहुत जरूरी लग रहा है। अपने आखिरी ट्वीट में उन्होंने कहा, किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आजादी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, बस अपनी रजाई चाहिए। पवन कुमार जेएनयू से भी थे। और खास बात ये कि उन्होंने दोनों मुद्दों को इसमें एड्रेस किया था, आरक्षण को भी और उसके साथ साथ जो जेएनयू में चल रहा है उसको भी, और खुद जेएनयू के स्टूडेंट भी थे। शहीद हो गए इस ट्वीट के एक दिन के बाद। सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आप सभी लोगों की तरफ से, और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं ये बताते हुए कि देश सबसे ऊपर होता है, जातियां नहीं, दूसरे आंदोलन नहीं। हम जब कुछ देश के भीतर करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए किस तरह से लोग जान देते हैं, और हमारी छोटी छोटी गलतियां देश के भीतर कितना नुकसान करती हैं। और इसके आकलन के लिए हम फिर से एक बार चलते हैं, शशिकांत जी की एक प्रतिक्रिया ले लें। शशिकांत जी, जिस तरह से हिंसक हो गया आंदोलन और जो मुद्दे थे वो उस हिंसा के बीच गायब होते गए, क्या लगता है आपको आखिर ये चुनौती अंततः किसकी थी कि इसको शांतिपूर्ण रखा जाए और रास्ते पर रखा जाए? देखिए, करीब मैं 40 साल पुलिस की नौकरी मैंने की है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, भारत सरकार हो गई, जितने इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, 3 प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, सबके साथ मैंने काम किया। और जो भी प्रक्रिया होती है किसी भी लेवल पे, उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। रिजर्वेशन की बात अलग है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, बात अलग है। पर मैं बात करता हूं इसमें हर बार जो एक राजनीति खड़ी हो जाती है। हरियाणा में जो एजिटेशन हुआ है पिछले इस साल 2 बार खड़ा हो गया है, ये किस लिए शुरू हुआ? बीजेपी की आंतरिक कला, जो कि खट्टर साहब के खिलाफ एक ग्रुप है, या कांग्रेस वाले, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? ठीक है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, और कभी कभी पहले उन्होंने बहुत मधुर बातें भी कही कि हमें देश सोचना चाहिए वगैरह वगैरह। पर एक नागरिक के तरीके से, भारत के नागरिक के तरीके से मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमेशा एक मुखौटा लगाए रहती हैं। ये समय है जबकि इनको उस मुखौटे के बाहर निकल के देश के लिए और अपनी अंतरात्मा के साथ सोचना चाहिए। देश के लिए सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं से उसमें कोई कमी दिखाई दे रही है। जी कादियान साहब, मैं समझ रहा था कि आप एक प्रतिक्रिया जरूर देना चाहेंगे। पहले तो देखिए, जो पवन कुमार जी जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, कैप्टन पवन कुमार, उन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं, उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं,
मैं उनका सम्मान करता हूं। और उन बातों से ये प्रमाणित होता है कि एक सिपाही जब वर्दी पहनता है तो वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, उसके सामने सिर्फ जो देश के हित में होता है वही बातें आती हैं दिमाग में, ना वो गांव की सोचता है, ना वो समाज की सोचता है, ना वो किसी प्रांत की सोचता है। तो हम उनको एक बार फिर नमन करते हैं। दूसरा मेरा आग्रह है, आज हम एकत्र आपके प्रोग्राम में इसलिए हुए हैं कि हम ये डिस्कस करें कि हरियाणा के जाटों को ओबीसी कोटा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हर बार जब भी चर्चा होती है वो एक पार्टी और दूसरी पार्टी के खिलाफ विवाद शुरू हो जाता है। वो मुद्दा आज का नहीं है, वो विवाद सच है गलत है वो बाहर की बात है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, हरियाणा का, मैं सिपाही भी हूँ, मैं हरियाणवी भी हूँ, मैं जाट भी हूँ। तो गांव वाला आदमी सोचता है, वो कहता है कि जाटों को तो आरक्षण में ओबीसी कोटा मिला हुआ है, दिल्ली वालों को मिला हुआ है, यूपी वालों को मिला हुआ है, राजस्थान वालों को मिला हुआ है। उसको ये समझ नहीं आता कि जब आप नांगलोई के जाट को बैकवर्ड समझते हो, कुछ किलोमीटर बहादुरगढ़ वाले को आप बैकवर्ड नहीं समझते हो। ये क्यों? वो इस नीति को एक पक्षपात की नीति समझता है, इसीलिए वो अपना हक मांग रहे हैं। ये काजल साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये जो एक धारणा है कि शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से इस दो पैरामीटर्स को अगर देखें तो जाट जो हैं वो पिछड़े हुए नहीं हैं। देखिए, जाट ट्रेडिशनली एक फार्मिंग कम्युनिटी है, उसके पास ज़मीन होती थी, ज़मीन में आमदनी होती थी, पशु पालता था, वो भी ज़मीन पर रहते थे, पशु के वो ईंधन खाना पकाता था, तो वो सेल्फ कंटेंट होता था। लेकिन वो पुरानी बात है। आज के दिन वो लैंड होल्डिंग जो है क्योंकि बढ़ती जाती है, वो एवरेज 2 एकड़ एक फार्मर के पास रहेगी, जो वायबल नहीं है। मैं गांव जाता हूं, बड़ा मुश्किल होता है किसी युवक को मिलूं वहां पर, सारे हमारी तरह बूढ़े बूढ़े मिलते हैं वहां पर। युवक शहर में भागे हुए नौकरी ढूंढने, अगर फार्मिंग पर वो सस्टेन कर सकता। कादियान साहब, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिए, आई वोंट बी एबल टू हियर यू, वॉल्यूम बढ़ाओ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर जब पहले जाटों से पूछा गया था आरक्षण उनको सिविल सर्विसेज में डालने के लिए, तब उन्होंने खुद कहा था कि ये हमारी नाक कटती है, ये हम नहीं कर सकते, हम फार्मिंग करेंगे, हमें इसमें शान महसूस होती है, हम सिविल सर्विसेज नहीं करेंगे। आज वो खुद आरक्षण के लिए मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहले जाट ये कहते थे कि आरक्षण में हमको डालोगे तो हमारी जाति का सम्मान घट जाएगा और इसलिए हमको आरक्षण में मत डालो, हम वैसे ही अच्छे हैं। वो जब कहते थे, वो जब रिच फार्मर्स थे, उसको इसकी जरूरत नहीं थी। आजकल इकोनॉमी मेन फैक्टर हो गया है, वो गुजारा नहीं कर सकता, नौकरियां जो रिजर्वेशन है वो ले जाते हैं। ये देखिए, एक वर्ग के लिए बढ़ाने से थोड़ी ना कुछ होगा। हमारे देश में काफी वर्ग है, काफी जाति है। अब मैं एक सीनियर सिटीजन की तरफ से बोलता हूं, जाट की तरफ से नहीं। हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमी है। ये पहले तो अंग्रेजों ने शुरू किया था, वो तो समाज को बांटना चाहते थे। 1955 में हमने हरिजन भाइयों के लिए, जो दलित हमारे साथी हैं, क्योंकि वो पिछड़े हुए, वो सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, उनको ऑप्रेस किया हुआ था, उनके लिए रिजर्वेशन शुरू की थी 5 साल के लिए, वो अरसा बढ़ता गया। लेकिन 79 में जनता, जब सरकार थी जनता पार्टी की, उन्होंने मंडल कमीशन का संगठन आयोजन किया और उन्होंने दूसरी कैटेगरीज को भी ले आए, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। आज के दिन अगर आप कास्ट देखें, भारत में 2008 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 5013 हैं और उसमें भी यूनियन टेरिटरी शामिल नहीं है। अगर आप सबको दोगे तो फिर रिजर्वेशन का मतलब ही कुछ नहीं है। तो इस पॉलिसी को आप कब तक बढ़ाते जाओगे? कभी रोकना पड़ेगा, जब भी आप रोकोगे आंदोलन होगा। तो इस पूरी नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है। दुनिया भर में जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको आरक्षण दे करके ही आगे लाया गया। कितने समय में लाया गया? हमारे संविधान ने भी उम्मीद की थी, कानून बनाने वालों ने उम्मीद की थी कि 15 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। नहीं हुआ, फिर बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया। ये नहीं इसलिए हुआ कि जो आधार था कि हम शिक्षा को मजबूत करेंगे, शायद शिक्षा को मजबूत नहीं किया गया। मैं आऊंगा आपके पास में। एक बार पोरिया जी, ये जो कादियान साहब ने बात उठाई कि मेरिट जो है
वो कहीं ना कहीं से दब जाता है जब हम आरक्षण के जरिए रखते हैं। मेरिट की नहीं, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं शैलेश जी, अभी एक बेटे ने भी सवाल किया था और आपने भी सवाल को उठाया है कि शिक्षा के स्तर पे और शैक्षणिक स्तर पे जाट इसको ओबीसी में रिजर्व वो नहीं करता। लेकिन ये चीज़ किसने लिखी, किसने बताया? ओबीसी आयोग, एनसीबीसी आयोग ने। एनसीबीसी आयोग के अंदर पॉलिटिकल्स मेंबर्स होते हैं, जिनकी सत्ता रही उन्हीं के लोग उन पे बैठे हुए हैं। वहां भी हमारे साथ भेदभाव हुआ। हमारे समकक्ष की जातियों को दिया गया, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, ना आज करते ना आगे करेंगे। हमने सिर्फ पिछले सारे रिकॉर्डों के आधार पे कमीशन मंडल की, गुरनाम जी की, अब अटल बिहारी जी का भी नाम आ रहा था, उन्होंने हरियाणा राजस्थान में दे दिया था 98 में। और अगड़े पिछड़े की बात आती है उत्तर प्रदेश में, तो हम यहाँ पे पिछड़े हैं 2002 से, लेकिन दिल्ली में आज तक हम पिछड़े नहीं हैं। ये राजनीतिक द्वेष भावनाएं, पॉलिटिकल भावनाओं की वजह से ही तो आज ऐसे आंदोलन होकर इनमें उपद्रव भी घुस गए, इसको हमें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं विनोद अग्निहोत्री जी, इस पर आपकी राय चाहूंगा कि एक जाति को एक राज्य में तो कहा जाता है कि वो पिछड़े हैं या दलित हैं, और दूसरे राज्य में जाते ही उनको ये मान लिया जाता है कि वो पिछड़े नहीं हैं। नहीं, दरअसल ये इसकी जो स्टडी होती है ये पूरी, ये इसके बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। हालांकि आज की तारीख में मैं कादियान साहब की बात से सहमत हूँ कि जो एग्रीकल्चर की हालत है, उस हालत में हरियाणा का जाट भी अब उसी परेशानी में है जिस परेशानी में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का जाट है ये। लेकिन जब ये धारणा बनी थी तो पूरी प्रदेश की आबादी, अब उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो 20 करोड़ की आबादी में जाट कितने परसेंट है, और फिर उसकी लैंड होल्डिंग्स, और तब उस हिसाब से लिया गया। हरियाणा में 27%, 28% जाट है। पॉलिटिकल पावर अब नहीं, ये राज्य के तो राज्य के हिसाब यादवों के से साथ भी है। हरियाणा में भी पहले यादवों को पिछड़ा नहीं माना जाता, पता नहीं अब क्या स्थिति माना था, नहीं माना जाता। अब जब मंडल आयोग आया था तो हरियाणा के यादव बाहर थे मंडल आयोग से। और जहां तक मैंने पूछा कि बुनियादी तौर पे ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? इसलिए होता है कि लैंड होल्डिंग्स जिस हिसाब से होती हैं, Okay. चूंकि मुख्य रूप से खेतिहर जातियां हैं, ये जमीन पर किसका कितना अधिकार है, किसके हिस्से में क्या है, उस हिसाब से उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति देखी जाती है। हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जो है कंपैरेटिवली शैक्षिक रूप से काफी। सर अगर आप लैंड होल्डिंग्स की बात कर रहे हो सर, पूरी कर लूं जी, बात पूरी कर लें तो नौजवान हो, थोड़ी देर बाद बात करें जी। अगर आप देखिए तमाम शैक्षिक संस्थान हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नेताओं ने बनवाए। जाट कॉलेज बड़ौद जो है बहुत है तमाम, क्योंकि एक बड़ी लंबा वो इतिहास जागरूक समुदाय रहा है। और सर छोटू राम के जमाने से जो है लैंड मूवमेंट शुरू हुआ था, और वो सारा इतिहास देखा जाता है। प्रिंसली स्टेट्स रहे, भरतपुर और धौलपुर 2 स्टेट्स रहे, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन अब फिर से लेकिन भरतपुर में जहां पर आप प्रिंसली स्टेट था वहां पहले मिल गया और हरियाणा रुका। जी, प्रिंस डिस्ट्रिक्ट रहे धौलपुर और भरतपुर में राजा का परिवार एक है, हम सहमत हुआ। बाकी जनता, बिल्कुल बाकी जनता की हालत क्या देखी है? कभी एनसीबीसी ने जाके कभी, चलिए हम एक बार जनता की तरफ ही चलते हैं और जनता से जी पहले बीच के लाइन। यहाँ अभी सर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई सर जी, इन्होंने कहा कि लैंड की जिसका जितना ओनरशिप है उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। सर मैं कहता हूँ चलो उससे फर्क पड़ता है, पर क्या उसके लिए एक रिजर्वेशन ही सॉल्यूशन है? आप दोबारा से लैंड को भी तो सभी फार्मर्स में इक्विटेबली बांट सकते हैं, रिजर्वेशन ही क्यों? अगर आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे सर जो कि हाईली डेवलप्ड है, वहां पे सर सबसे मेजर फैक्टर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से वो हाईली डेवलप्ड है। तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं, रिजर्वेशन ही क्यों? भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है? विनोद जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं विनोद जी मैं इस सवाल बदल जाएगा असल में। मैं जरा इस सवाल को शशिकांत जी तक पहुंचाना चाहता हूं। शशिकांत जी अगर आप सुन रहे हो, हमारे एक नौजवान साथी ने पूछा है। मैं तो मेरा जी हाँ जहां तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात है, इसमें साथ में एक और बात करना चाहूंगा कि सर्विसेज में इतना लंबा समय जो मेरा हुआ है, उससे मैंने देखा है कि जो रिजर्वेशन है इसका बेनिफिट मैं अपने जो मेरे बैचमेट्स हैं उनका उदाहरण देके बात कर रहा हूं, उसके बाहर नहीं जा रहा हूं। जो मेरे बैचमेट सर्विस में आए, मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रह चुके हैं, जो लोग उसमें सर्विसेज में आए सिर्फ उनको, उनके परिवारों को, उनके वृहद परिवारों को, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज को ही रिजर्वेशन का फायदा मिला है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं, अगर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री जो है सोशलिस्ट कंट्री, तो हाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वेल्थ का, लैंड वगैरह का होना चाहिए, पर शायद ये पॉसिबल नहीं है। पर जो पॉसिबल है इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से निकालते हुए
मैं समझता हूं कि इस समय जो एंटायर रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसका फिर से रिव्यू होना बहुत जरूरी है, और किस सेगमेंट में, चाहे जाट हैं, नॉन जाट हैं या जो भी हैं, उसमें भी जो एक क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर को आप तालियों के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं। क्रीमी लेयर को हटाने की बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन क्रीमी लेयर हट नहीं पाता है। आखिरकार अनिला जी, जब ये बातें आती हैं कि क्रीमी लेयर को खत्म कीजिए, एक चीज़ तो बहुत साफ साफ दिखाई देती है कि परिवार का एक व्यक्ति जब आगे निकल जाता है तो उस शिक्षा के में भी, नौकरी में भी, व्यापार में भी वो आगे निकलता जाता है। जो उसी वर्ग का दूसरा आदमी है वो पीछे छूट जाता है। तो उस संदर्भ में जो ये बात उठाई शशिकांत जी ने कि पूरी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं शशिकांत जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूं जो वो ये बात कह रहे हैं। ओबीसी में तो खैर क्रीमी लेयर का आपको पता है, जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं वो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, परंतु SC ST में वो उठाते हैं इस चीज़ का फायदा। और वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि कोई एक परिवार जो आ जाता है इस या मैं इस पद कहूंगी कि इस पद पे पहुंच जाता है तो उसी का परिवार आगे बढ़ता है। वो ऐसा नहीं है कि उसके गांव के जो बाकी लोग हैं उनको भी वो साथ उठा रहा है। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगी, आप फिर कहेंगे कि राजनीतिक बात करती है, पर क्या करूं, मैं राजनीति में हूं तो रहा नहीं जाता है। मायावती जी को देख लीजिए जी, मुख्यमंत्री रही हैं, दलित वर्ग से हैं, क्या किया उन्होंने समाज के लिए, अपने समाज के लिए। अभी चुनाव होंगे तो वो फिर से वोट वहां पे दलितों की उनके अपने दावे हैं, उनके अपने दावे हैं कि अपने समाज के लिए उन्होंने किया। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और मैं अभी बच्चों की बहस विषयांतर हो जाएगा। जी, मैं नहीं अभी बच्चों की बात सुन रही थी और लैंड होल्डिंग, मायावती जी, रामविलास पासवान जी, फिर वो सबके नाम आने लगेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बल्कि आप अपने वोट से तय कर दीजिए। सवाल ये कि क्या क्रीमी लेयर को, यानी जो लोग एक ही जाति का होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विकसित हो चुके हैं, उस क्रीमी लेयर को क्या आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। आप सभी लोगों को लगता है कि उसको बाहर कर देना चाहिए, लेकिन फिर एक समस्या आएगी कि जो नीचे पड़े हुए लोग हैं उनके बीच वो शिक्षा में अभी आ ही नहीं रहे हैं, या तो पढ़ लिखते हैं, उनके बच्चे ही पढ़ते लिखते हैं, और फिर जो बाकी हैं वो रह जाते हैं। जी कादियान सर, यहाँ आपके क्वेश्चन से मैं एक पॉइंट दूंगा। जब क्रीमी लेयर एक बारी रिजर्वेशन के दायरे से बाहर हो ही जाएगी तो सर जो बाकी जो पिछड़े लोग होंगे अपने आप उनको आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप रिजर्वेशन देते हैं 27% भी, और 27% में 5% क्रीमी लेयर बाहर हो गई तो बाकी 5% पिछड़े वाले तो अपने आप आगे आएंगे। जी कादियान साहब, हम फिर थोड़ा सा विषय से हट गए हैं। हरियाणा पर मैं समझता हूं उन जाटों को पूरा हक है। अगर आप बाकी स्टेट में दे रहे हो उन जाटों को भी मिलना चाहिए। अभी आपकी बात क्रीमी लेयर की, अगर आप मंडल कमीशन को देखें, अगर आप मंडल कमीशन को देखें तो उनको चार्टर मिला था, उनको 11 फैक्टर बताए गए थे जिस पर आप डिसाइड करेंगे किसको मिलना चाहिए किसको नहीं। उन्होंने 11 को कम करके 3 फैक्टर बनाए। सबसे ऊपर था सोशल फैक्टर, दूसरा एजुकेशन, इकोनॉमिक लॉस था। उनका कहना था कि अगर सामाजिक तौर पर कोई पिछड़ा वर्ग है उसके बच्चे को आप अगले वर्ग के साथ भी डालो तो उसका मुकाबला वो नहीं कर पाएगा। तो सब ये जो फर्क है ये सामाजिक या सोशल फैक्टर से शुरू होता है। उसने उसको वेटेज भी 3 की दी थी। दूसरा उसने कहा था एजुकेशन फैक्टर थे उसके कि कितने ड्रॉप आउट हुए हैं, 5 से 15 साल के कितने बच्चे स्कूल में नहीं गए, वो सब करके उसको उसने 2 की वेटेज दी थी। इकोनॉमिक फैक्टर जो आखिरी था उसमें 1 की वेटेज थी। फिर उसने एक फॉर्मूला बनाया था कि जो 22 से ऊपर पहुंचते हैं उनको मिलना चाहिए, 22 से नीचे हैं उनको नहीं मिलना। लेकिन मैं भी मानता हूं कि क्रीमी लेयर है, मैं भी जाट हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्यों मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा नहीं है, ये चर्चा मेरे बारे में, चर्चा उन लोगों, मेरे गांव में सबको चाहिए, उनके पास जमीन नहीं है, वो कहां जाएंगे। हम भी तो वही कह रहे हैं कि अगर या तो आप अगर जरूरत है तो मिले, या तो आप किसी जाट को मत दो, या तो आप किसी जाट को। पर आप, मैं आपको मिसाल दिया उसके फैन से 1 एकड़
नांगलोई वाला का खेत है, उसके इस तरफ बहादुरगढ़ वाले का, उसको आप बैकवर्ड मानते हो, मेरे को नहीं मानते, क्या क्यों है ये फर्क? सर पर इसका रिजर्वेशन सोल्यूशन नहीं है ना। अब मान लीजिए मैं जनरल हूँ, अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो सीट मुझे नहीं मिलती, किसी ओबीसी या फिर किसी आरक्षण वाले को मिलती, तो इससे हम क्यों इफेक्ट हो? हम भी इंडिया में रहते हैं, हमें क्यों ना मिले? आपको अगर रिजर्वेशन देना, आपको अगर निचले तबके के लिए कुछ करना है तो आप उनके लिए फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाओ, आप उन्हें पॉलिश करो, एटलीस्ट आप उन्हें हमारी जगह तो मत दो। मैं मानता हूं कि पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी में कमियां हैं, लेकिन आज के दिन अगर देश की नीति है रिजर्वेशन की तो उस नीति के नीचे उसको मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दलितों को दो, हम उनको पहचान सकते हैं कौन दलित है कौन नहीं है, उसमें भी क्रीमी लेयर आप लगा दो। बाबू जगजीवन राम भी दलित थे, उनको क्यों मिलना चाहिए था? श्री बूटा सिंह भी दलित थे, उनको क्यों मिलना चाहिए था? आप जरूर लगाएं, लेकिन ये ओबीसी को उसका डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है। वो पहले की धारणा थी कि भाई फार्मिंग कम्युनिटी सारी है तो अमीर लोग हैं, वो आजकल लैंड नहीं है उनके पास, आज इस तरह नाम के फार्मर है, लैंड नहीं है उनके। तब तो ये कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बाल जी और अधम चाकरी को, नौकरी को सबसे नीचे माना गया था। मैं उस बच्चे की मैं एक बार फिर राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी शैलेश जी आपके पास आऊंगा मैं। राजीव जी, एक मुद्दा यहां ये उठाया है लोगों ने कि क्रीमी लेयर को बाहर कीजिए, रिजर्वेशन जो है उसको दोबारे से उस पर नजर डालिए, और कुछ एक राय ये आई है कि बाकी जाटों को अगर है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तो हरियाणा के जाटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन बात यह है कि बीजेपी और आरएसएस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, जिसके अ बॉडी विद 10 हेड्स है। रीजन बीइंग, मैं उसका रीजन देता हूं। देखिए, आरएसएस मोहन भागवत बिहार चुनाव में कहते हैं कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं बिहार चुनाव में आरक्षण आपका कोई छीन ही नहीं सकता। अब अनिला जी कह रही हैं कि क्रीमी लेयर पे डिबेट होनी चाहिए। तो ये जो सरकार है ना, इसके प्रवक्ता भी नहीं पता कि इनको कहना क्या है टेलीविजन पे। नहीं, आपको नहीं पता राजीव जी, क्योंकि कांग्रेस जो है बिन पैंदी का लोटा है, माइक एंड लाउड स्पीकर सरकार है। माइक तो मोदी जी के हाथ में, लाउड स्पीकर लोगों के कानों पे लगा हुआ है। अरे भाई, कुछ बेहतर चीज करिए। किसान बिरादरी जैसे मैंने कहा परेशान है, उनकी जोत घटती चली जा रही है। 60 साल में भारत को गरीब बना दिया। कुछ नाराजगी गांव के लिए अगर सरकार काम करेगी तो मुझे लगता है आरक्षण की बहस, आरक्षण पे इस तरह की बहस होगी नहीं। और आज आप बात कर रहे हैं, बहस जारी है, बहस जारी है, नहीं बोलता हूँ, बहस जारी है, और इस बहस को आप भी सब में डिबेट करें। राजीव जी, मैं काफी देर से आप सोच रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भागवत जी ने कहा, जिसके बारे में कहते हैं लोग कि बिहार में बीजेपी चुनाव इसीलिए हार गई कि उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की थी। बाद में मोदी जी गए और उन्होंने कहा कि हम आरक्षण कतई खत्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कहा कि मैं जान दे दूंगा उसके लिए, आरक्षण के लिए तक कहा था। भागवत जी का कल का बयान के बारे और में कल भी उन्होंने भागवत जी ने दोबारा से कहा कि आरक्षण आरक्षण का जो है वो उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए, कुछ आर्थिक, ये बात बहुत दिनों से मांग की है। शैलेश जी, ये संविधान में देश को आज़ादी होने के बाद डॉक्टर भीमराव बाबा अंबेडकर जी ने जब ये आरक्षण का मुद्दा या देश की आर्थिक स्थितियों का मुद्दा जो रखा था, उसमें कहा था, उसमें संविधान में लिखा भी गया था कि जिस जातियों को इसकी जरूरत है उनको देकर 10 साल के बाद उसकी समीक्षा करके, ये राजनीतिक पॉइंट है, इन पे हम ज्यादा बोल नहीं सकते और इनका हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन उसका काम सरकारें करे। इससे पहली सरकारों ने क्या किया, आज वाली क्या कर रही है, ये जो राजनीतिक मुद्दा आपस में भिड़ाए जा रहे हैं, हरियाणा में भी यही भिड़ा रहे हैं। एक आखिरी टिप्पणी आप, हम इस चीज से सहमत नहीं है। जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। देखिए, आरक्षण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और भले भागवत जी कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि आरक्षण के खिलाफ बोल सके। अनिला जी कुछ भी बना दिया, सच्चाई ये है, और उसका बिहार वो देख चुके हैं। निश्चित तौर पर सच्चाई है, लेकिन जो बोल रहे हैं कि समीक्षा कीजिए, कुछ भागवत जी बोल रहे हैं, भागवत जी बोल रहे हैं समीक्षा कीजिए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी और सारे नेता कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। तो ये जो अंतर्विरोध है, पहले अपने घर में हल कर लें दोनों लोग मिलकर के। भागवत जी का एक सुझाव ये भी है और कि एक गैर राजनीतिक कमेटी बनाइए जो इस सारे मामले को देखे। देखिए, मुझे लगता है भागवत जी का ये सुझाव अपनी जगह अगर गैर सामाजिक रूप से देखें तो ठीक है, उसमें मेरे जैसे व्यक्ति कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको भी नहीं होगी, लेकिन भाजपा के नेतृत्व को, कांग्रेस के नेतृत्व को और राजनीतिक दलों के नेतृत्व को तो पहले तैयार कराइए। कमेटी कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। शैलेश जी, 70 के दशक में सीलिंग एक्ट आया था और जो जमीनें ज्यादा थी उन भूमिहीन जमीन उनको दिया गया था। 80% कृषि पर निर्धारित थी।
क्या वो आरक्षण नहीं था? क्या हमने जब मांग की कि 12 हम अपनी एकड़ में भूमि जो सीलिंग उनको एक्ट नहीं आया था देंगे, वो हम लोगों से लेकर दूसरी जातियों को दे दूसरी दी गई थी, जाति को छोटी दिया जातियों गया, और उस पे कोई 10 साल में कोई समीक्षा नहीं होती और हम बढ़ते बढ़ते जमीन हम पे रही नहीं, तो अब क्या अपना हक भी नहीं मांगे हम? और इसलिए अब आपको लगता है कि आज की तारीख में जाटों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए? शैलेश जी, मेरी एक बात है, मैं एक बच्चे ने एक क्वेश्चन उठाया था, उस बच्चे का जो है वो मन में ना रह जाए, उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। ओबीसी में जो आज जाट समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है, इसमें क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर की सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंटों ने तय कर रखी है। उसमें जो उसके बाहर है उसको ये नहीं मिलता। ना मैं अपने लिए मांग रहा हूं, ना मेरे साथी काद्यान जी बैठे बड़े भाई साहब, ना और किसी के लिए है। ये ऑलरेडी इससे हम बाहर है। लेकिन जो हमारा कमजोर वर्ग गांव में बैठा है, जिसके पास थोड़ी छोटे छोटे जमीन के टुकड़े रह गए, फसल के वाजिब दाम नहीं मिलते, पढ़ने के लिए उनके पास अच्छे स्कूल्स नहीं है। आप बच्चे अच्छी तरह जानते हो, डीयू में आपको, अगर आप किसी अदर स्टेट से आए तो डीयू में जनरल में आपको एडमिशन नहीं मिलता, और यहाँ के एससी ओबीसी दूसरे लोग ले लेते हैं। लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाली सरकारें, शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाली सरकारें, आपको लगता है कि सरकारें करना साल चाहती? देश पर राज करने वाले लोग जो थे, ऐसी 2 मिनट पहले ये बात बोली गई थी कि SC ST और OBCs अगर मतलब जनरल की सीट्स कम कर रहे हैं या फिर उनको सही बात नहीं, मतलब उनके लिए सही नहीं है और उनके लिए अलग इंस्टीट्यूशनल एरिया मतलब बनाए जाएं। तो क्या मैं ये बात मतलब मैं ये आपसे बात पूछना चाहूंगी कि आप इस जनरल SCs और OBCs को अलग ही करना चाहते हैं, और आप ये क्या यही बोलेंगे कि ये बैकवर्ड्स हैं और इनके लिए अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाए? उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि उनको उनकी शिक्षा के लिए कोचिंग की अलग से व्यवस्था कर दो, ताकि वो उनको सपोर्ट सिस्टम जिसमें वो विकसित हो सके। मैं एक ओपिनियन पोल करना चाहता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? कृपया हाथ उठाएं और जोर से हाँ बोलें। होनी चाहिए पर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक उस पे होनी चाहिए सर। और कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि अभी उसकी जो समीक्षा है उसकी जरूरत नहीं है? आप सब लोगों को लग रहा है सर बदलाव हर जगह चाहिए होता है, फिर वो कोई भी चीज हो, बदलाव हर जगह चाहिए होता है। तो समीक्षा ऐसी की जाए कि दोबारा फिर की जाए, ये नहीं कि एक बार बना दिया फिर बना के भूल गए। जाहिर है उसको जरूर बदलें, क्योंकि सर ऐसा है कि पहले जब से कानून बना हमारे संविधान में भी इसी यही व्यवस्था थी कि पहली बार में यह था कि 15 सालों के भीतर उनको आर्थिक रूप से उनका स्तर यहां तक आना चाहिए, और उम्मीद की गई थी कि आ जाएगा। उम्मीद ये भी की गई थी। युवा साथी जो हमारे यहां मौजूद हैं वो भी, और उसके साथ साथ जो कुछ प्रोफेशनल्स, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो भी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि कानून में इसकी व्यवस्था थी। लोगों की यह धारणा भी दिखाई दे रही है कि कम से कम क्रीमी लेयर को हर तरह के आरक्षण से अलग किया जाना चाहिए, ताकि जो उसी जाति का, उसी वर्ग का, उसी समुदाय का पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो रोटी खाने की स्थिति में नहीं है, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, उसको आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन जो स्थितियां हम अभी देखते हैं उसमें ये बात तय सी लगती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये इच्छा शक्ति या राजनीतिक शक्ति नहीं है कि वो आरक्षण के मुद्दे पर किसी भी तरह की समीक्षा कर सके। दरअसल राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी तरह से आरक्षण को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहती हैं, और कई बार इस मुद्दे को देखा गया है। कई बार ये चीजें सामने आई हैं कि लोग भड़क जाएं, लोग सड़कों पर आ जाएं, तो उससे किसी न किसी राजनीतिक दल का फायदा होता ही है। मुझे एक बहुत पुरानी कविता की लाइनें याद आ रही हैं। इस बार दंगा बहुत हुआ है, चुनाव की फसल अच्छी होगी। ये बताता है, ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं से हमारे राजनीतिक व्यवहार में और व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सोशल अनरेस्ट को रोका नहीं जा सकता, जो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके रूप में सामने आया। महापंचायत का ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं बीजेपी की अनिला सिंह जी, राज काद्यान जी, हमारे पोरिया जी, विनोद अग्निहोत्री जी, और उसके अलावा
शशिकांत जी वो भी हमारे साथ हैं, और राजीव त्यागी जी कांग्रेस के, और उसके साथ साथ हमारे साथ जो युवा साथी शामिल हुए हैं उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद। महापंचायत यहीं तक, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।